So hello everybody, myself Prajwal sir. Welcome to my YouTube चैनल ले दे दैट इज़ लर्न इजी डन इजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और साथ ही साथ मैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे भी यहाँ पे आपको कवर अप करके दे दूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक सेल ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे समझ लो कि एक जो पॉजिटिव यहाँ पे एक सेल है जहाँ पे दो इलेक्ट्रोड डीप है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन है दैट इज़ ZnSO4, ठीक है। पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है उसे हम लोग कहेंगे कैथोड, वही निगेटिव वाले को कहेंगे एनोड, ठीक है। बोथ आर कनेक्टेड बाय टर्मिनल और बैटरी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले समझ लेते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या कहना था। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यही कहना था कि किसी भी सॉल्यूशन का उतना ही वेट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे द वेट ऑफ द सब्सटेंस विच आर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेट ऑफ द सब्सटेंस जो या फिर वेट ऑफ द सॉल्यूशन है उसको मैं डिनोट कर लेता हूँ W से, ठीक है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कहना था कि किसी भी सॉल्यूशन का उतना ही वेट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है या फिर इलेक्ट्रोड से लिबरेट होता है जितना कि उस सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यानी या फिर जितना उस सॉल्यूशन में जितना कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही सॉल्यूशन का वेट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा। तो उसको एक उसकी सिंपली एक डेफिनेशन या फिर एक स्टेटमेंट हम लोग बता सकते हैं। द वेट ऑफ द सब्सटेंस विच आर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड विच आर W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वान्टिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। तो जो चार्ज है उसको मैं डिनोट करता हूँ यहाँ पे कैपिटल Q से। बहुत सिंपल सी एक बात है। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यही कहना था कि बैटरी से हम जितना चार्ज सॉल्यूशन में पास करेंगे तो उतना ही सॉल्यूशन का वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे या फिर इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा। मान के चलो अगर मैं बैटरी से मान के चलो 2 कूलम इतना अगर मैं चार्ज अगर पास कर रहा हूँ तो क्या होगा कि 2 ग्राम इतना ही वेट अपना इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या फिर इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा, बस। या फिर मान के चलो अगर मैं 10 कूलम इतना अगर मैं चार्ज पास कर रहा हूँ थ्रू इलेक्ट्रोड, है ना, सॉल्यूशन में, तो 10 ग्राम इतना जो वेट है उतना वेट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा। तो इसी ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट को हम लोग एक इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कर लिए। तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन है या फिर बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। द वेट ऑफ द सब्सटेंस विच आर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इट, ठीक है। यहाँ पे हमें सिंपल सा इक्वेशन मिल गया दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो हमें पता है जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसका कन्वर्जन कर लेते हैं हम लोग कांस्टेंट में। तो यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन का कन्वर्जन कर लूँगा कांस्टेंट में, जो कि कांस्टेंट अब मिलेंगी उसे हम लोग डिनोट करते हैं Z से। तो ये Z को क्या कहते हैं, ये Z को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया दैट इज W इज इक्वल टू Z इंटू Q। लेकिन हमें पता है, क्या पता है कि व्हाट इज चार्ज, Q यानी क्या होता है, Q यानी चार्ज होता है। व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज नाइदर बट एंड इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, टाइम को हमेशा हम लोग स्मॉल t से डिनोट करेंगे क्योंकि कैपिटल T यानी टेम्परेचर हो जाता है। तो व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। करंट वॉज डिनोटेड बाई I while टाइम वॉज नोटेड बाय स्मॉल t, ठीक है। तो ये जो Q की वैल्यू है I इंटू टी हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेंगे तो एक नया इक्वेशन हमें मिल जाएगा दैट इज़ W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी, ठीक है। तो वही हमें एक और चीज़ शायद आपने पढ़ा होगा, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी होता इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट। शायद आपने पढ़े होंगे फैराडेज कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू रहती, आपको पता होगा शायद 1 फैराडे इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम होता है। और ये जो वैल्यू रहती है इसी को हम लोग फैराडेज कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू हमें मिल जाती है E माने इक्विवेलेंट वेट और फैराडेज कांस्टेंट यानी क्या, फैराडे कांस्टेंट यानी 96,500 कूलम। तो व्हाट इज Z, Z इज इक्वल टू E अपॉन 96,500 कूलम, ठीक है। ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे अगर प्लेस कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे फिर से एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, वो हो जाएगा W इज इक्वल टू E इंटू I इंटू टी अपॉन 96,500, ठीक है। चलिए
तो आपको फिर शायद ये भी पता होगा इक्विवेलेंट वेट यानी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट माने होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट को मैं सिंपली डिनोट कर लेता हूँ कैपिटल M से, वैलेंसी वाज डिनोटेड बाय V। तो ये अगर मैं E की जगह पे इसकी E की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखता हूँ M/V, तो यहाँ पे फिर से हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, वो हो जाएगा W इज इक्वल टू M इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाय 96,500 मल्टीप्लाइड बाय V। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाता है, जिसके थ्रू हमें फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। अच्छा, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप लोग ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। चाहे ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, W इज इक्वल टू आई इंटू E इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई 96,500। या फिर आपको हो सकता है कई बार आपको मॉलिक्यूलर वेट, किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकालने को बोलेंगे, तब वो केस में आपको ये वाला जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो होप आपको समझ गया होगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताता हूँ, W यानी हो जाता है वेट ऑफ द सब्सटेंस विच आर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, M माने वो जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट, I मीन्स करंट, T मीन्स टाइम, V मीन्स वैलेंसी और 96,500 जो है वो है हमारा फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। होप इसमें अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी क्वेरीज रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। स्टेटमेंट एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q कैसा आया, एक सिंपल एक स्टेटमेंट की वजह से आया, जहाँ पे फैराडे ने हमें बताया था कि किसी भी सोल्यूशन का उतना ही वेट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, या फिर इलेक्ट्रोड से उतना ही वेट लिबरेट होता है जितना कि उस सोल्यूशन में हम लोग चार्ज पास करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोड, है ना। सोल्यूशन में जितना सोल्यूशन में हम लोग चार्ज पास करेंगे उतना ही सोल्यूशन का वेट डिपॉजिट होता है। अच्छा, सोल्यूशन का वेट डिपॉजिट होता है फिर लिबरेट होता है ना, क्या होता है, मान के चलो अगर सोल्यूशन का वेट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोड पे वहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और वही अगर रिडक्शन, ठीक है। और वही अगर इलेक्ट्रोड ने सोल्यूशन का वेट अगर क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया, माने लॉस कर दिया, तो वहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे डिपॉजिट और लिबरेशन का जो मीनिंग है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, ये एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसकी तरफ मूव हो जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अभी फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, या फिर फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग जो हाफ सेल है, दो अलग अलग हाफ सेल को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। इंटरनली उसको ज्वाइन किया हुआ मैंने सॉल्ट ब्रिज से, वही एक्सटर्नली ज्वाइन किया हुआ मैंने टर्मिनल से या फिर बैटरी से। एक हाफ सेल में सोल्यूशन लिया है हमने ZnSO4 और दूसरे हाफ सेल में मैंने लिया है CuSO4। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या कहना था। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कहना था कि किसी भी सोल्यूशन का उतना ही वेट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या फिर इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा जितना कि उसमें हम लोग करंट पास करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ का थोड़ा सा है ना कुछ लोगों ने कर लिया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, तो उसको क्लैरिफिकेशन, सही तरीके से जो क्लैरिफिकेशन है फैराडे ने उनके सेकेंड लॉ में यहाँ पे हमें दिया है। तो ऑब्जेक्शन क्या था, ऑब्जेक्शन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्शन ये था कि मान के चलो अगर यहाँ पे ZnSO4 है ना, जिंक है, मान के चलो जिंक, तो ये जिंक का अगर मान के चलो इक्विवेलेंट वेट मैं यहाँ पे एक अंदाजन ले रहा हूँ, तो जिंक का अगर मान के चलो इक्विवेलेंट वेट है 100 ग्राम फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ का कहना इतना था कि हम सॉल्यूशन का उतना ही वेट डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा जितना कि हम लोग करंट पास करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर मान के चलो 2 कूलम अगर करंट पास करते तो 2 ग्राम इतना ही वेट डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा। अब मान के चलो यहाँ पे जिंक है, जिंक का वेट कितना है 100 ग्राम, और यहाँ पे हमने करंट अगर पास कर लिए, मान के चलो कितना करंट पास कर लिया, मैंने यहाँ पे करंट पास कर लिया 110 कूलम इतना, ठीक है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ के कंसेप्ट के हिसाब से कितना वेट डिपॉजिट होना चाहिए, लिबरेट होना चाहिए, फैराडे फर्स्ट लॉ के कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे 110 ग्राम इतना वेट जो है वो डिपॉजिट होना चाहिए इलेक्ट्रोड पे या फिर इलेक्ट्रोड से लिबरेट होना चाहिए, बराबर है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताइए कि जिंक का तो वेट ही 100 ग्राम है, तो जिंक का अगर वेट ही 100 ग्राम है तो फिर 110 ग्राम वेट कहाँ से डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा, ठीक है। तो यही जो एक ऑब्जेक्शन, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन जो वो फैराडे फर्स्ट लॉ के ऊपर गिरा था, उसी को क्लैरिफाई किया फैराडे ने सेकेंड लॉ में अपने। तो फैराडे सेकेंड लॉ में उसने ये कहा कि भैया किसी भी सॉल्यूशन का उतना ही वेट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या फिर इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा जितना कि उस सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट वेट है, जितना कि उस सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इक्वेशनली यहाँ पे लिख लेते हैं कि वेट ऑफ द सब्सटेंस विच आर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ W से। तो वेट ऑफ द सब्सटेंस विच आर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को मैं सिंपली यहाँ से सिर्फ डिनोट कर रहा हूँ ई से। तो मान के चलो यहाँ पे मैंने 2 हाफ से लिया। अब ये साइड में जो है, ये साइड में क्या है, ये साइड में है कॉपर और ये साइड में है जिंक। तो एक चीज़ तो बड़ी कंफर्म है कि दोनों का जो इक्विवेलेंट वेट है, दोनों का इक्विवेलेंट वेट हो जाता है अलग अलग। तो दोनों का अगर इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होता है तो यहाँ से जो वेट डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा वो भी अलग रहेगा, और यहाँ पे जो वेट डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा वो भी अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में अलग अलग सॉल्यूशन या फिर सब्सटेंस है, इसलिए दोनों का जो इक्विवेलेंट वेट है, दोनों का इक्विवेलेंट वेट भी अलग अलग है। तो ये साइड का जो सॉल्यूशन है, मान के चलो कॉपर के लिए ले लूँगा मैं जो भी वेट डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा उसको मैं ले लूँगा W1, और कॉपर का जो इक्विवेलेंट वेट है उसको ले लूँगा मैं E1। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन 1। तो वही ये साइड में जिंक के लिए जो जिंक के साइड में जो वेट इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, फिर लिबरेट हो रहा है, उसको मैं डिनोट कर लूँगा W2 से। ठीक है, विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक को मैं डिनोट कर लूँगा E2 से। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करने के बाद हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा W1 डिवाइड बाय W2 इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाय E2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल फार्मूला, जिसके थ्रू हमें फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आप बोलोगे सर प्रोपोर्शनलिटी साइन में जो है कांस्टेंट जो आता है वो कांस्टेंट कहाँ पे गया? तो बड़ी सिंपल सी बात है, मान के चलो इसका जो है मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ मैं कांस्टेंट के। ठीक है, और इसका भी कांस्टेंट कर लूँगा के। तो जब मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा k डिवाइड बाई k। तो यहाँ पे k हो जाएगा कैंसल और सिर्फ बचता है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ठीक है, ये एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। होप आपको समझ गया होगा। मैं एक बार फिर से इसका स्टेटमेंट जो है एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या कहना था? फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कहना था कि किसी भी सॉल्यूशन का उतना ही वेट इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा जितना कि उस सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट वेट रहता है। ठीक है ना, या फिर उससे कम वेट डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यही जो चीज़ है वो स्टेटमेंट में फैराडेज ने कहा, जिसको हमने इक्वेशनली यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, अगर आपको इसमें भी कुछ अगर प्रॉब्लम रहती है या फिर क्वेरीज रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको डेफिनेटली आपको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको फैराडे से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की कंसेप्ट अगर समझ जाते हैं तो मेरा जो चैनल है ले दे लर्न इजी डन इजी उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन दबा दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।